संदेश झूठ से हटके। आज तक ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी केजरीवाल को टारगेट नहीं करेंगे, हल्का हाथ रखेंगे। क्या आपको लगता है कि उन्होंने टारगेट नहीं किया और हल्का हाथ नहीं रखा, हल्का हाथ रखा? राहुल गांधी ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते थे और शायद वो नॉर्मली करते भी नहीं है। इससे लगता है कि उनको, उनके दिमाग में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका मुकाबला कोई भाजपा से नहीं होने वाला है। उनको सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से लड़ना है, और ठीक भी है, जिसकी सत्ता उसी को हटाना है। कुछ और नई बातें हुई, जैसे वो ज्यादातर अडानी का नाम लेते थे, अंबानी का भी नाम लिया, कभी कदार ले लेते थे। आज टाटा बिरला भी आ गए, जिनका नाम वो नॉर्मली नहीं लेते हैं। और वो इस संदर्भ में लिया कि अगर 500 उद्योगपति देखे जाए तो सब कहीं भी उसमें दलित वर्ग या ओबीसी के लोग नहीं मिलेंगे, माइनॉरिटी के लोग नहीं मिलेंगे। और ये ठीक भी है, इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि एक वर्ग है जो इस देश पर शासन कर रहा है। चंद पूंजी, हालांकि पूंजीपति हमेशा रहे इस देश में, और वो टाटा बिरला जिनका नाम लिया, मुझे लगता है वो लोग काफी स्वतंत्रता के आंदोलन में भी उन सब लोगों का योगदान रहा है, और कम से कम बिरला जी का जरूर रहा है। एक बिरला परिवार, एक बजाज परिवार, और भी एक दो लोग होंगे, लेकिन जो मुझे दो की याद आती है, दो लोग स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही कांग्रेस के साथ रहे हैं। और आज जब उन्होंने टाटा बिरला की बात की तो उनका संदर्भ ये था कि ये जो 400-500 लोग उद्योगपति हैं, इन्हीं के पास सारी संपदा, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा। बाकी बातें जो करते हैं संविधान और मोहब्बत की दुकान भी उन्होंने खूब जमाई। आज फिर बताया कि कैसे 4000 किलोमीटर चले वो और मोहब्बत की दुकान लगाई। उनका भाषण, मुझे लगता है A to Z उन्होंने सारी चीजें समेटने की कोशिश की, और सीलमपुर में आए लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की कि हमको हल्के में मत लीजिएगा कि हम 10-20 सीटें जीतने आए हैं। हम सत्ता बदलने और शासन संभालने आए हैं। और इसीलिए उन्होंने बैकवर्ड्स की बात की, दलित की बात की, और भी धर्म पर भी नॉर्मली वो अल्पसंख्यक का राग ज्यादा लाते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कभी पुराने कांग्रेसी लोग कहते, चारों बातें एक साथ उठाई कि कोई भी हो हम उसके साथ हैं, और सभी जातियों के लिए भी कहा। जाहिर है उन्होंने बैकवर्ड के लिए कहा, दलित के लिए कहा, अल्पसंख्यक के लिए कहा। अब बाकी सवर्ण ही रह गए तो उनके लिए नहीं कहा तो कोई बात नहीं, हो सकता अनकहे ढंग से कुछ कहना चाहते हो। दूसरी बात यह कि जैसे संविधान की बात कही, और उन्होंने कहा कि हम हमेशा से बार बार एक चुनौती दी कि केजरीवाल जी जाति जनगणना की बात करके दिखाएं। ये भी कहा गया अंबानी और अडानी के खिलाफ बात करके दिखाएं। तो बात तो उनकी ठीक है। केजरीवाल जी तो जो बीजेपी का हिंदू प्लैंक है उसी पर परसरामी कर रहे हैं। परसरामी आप समझ ही रहे होंगे। तो समझ रहे कि हिंदूवाद का जो तखत है, इस पर परसरामी करना बड़ा आसान है, तो मोस्टली उसी पर अपना, तो वो हनुमान चालीसा करने लगते हैं। काफी पहले
मोहल्ले मोहल्ले में उन्होंने सुंदरकांड का पाठ की व्यवस्था शुरू की। अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है। अब उन्होंने ग्रंथी और वो पुजारियों को पैसा देना चाहते हैं महिलाओं के लिए। तो उनकी नजर मुख्यतः अरविंद केजरीवाल की है कि हम पैसे देकर, सुविधाएं देकर के हम कैसे वोट बैंक अपना बरकरार रखें। सुविधाएं देने की बात वैसे कांग्रेस ने भी की है कि 85 रुपए हम उनको अप्रेंटिस में देंगे जो ग्रेजुएट्स हैं। हालांकि उसकी चर्चा जितना हमने सुना उसमें उन्होंने नहीं की। अब पहले किए तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम जाति जनगणना लाएंगे अगर हमारी सरकार बनी, और दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को इस सत्ता में और इस देश की धनाढ्यता में, सिर्फ सत्ता की बात नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मतलब जो जिस ढंग से अन्य वर्गों के उद्योगपति बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उस जगह भी हम इन लोगों को भागीदारी देंगे। तो भाषण तो काफी रोचक था, आकर्षक था। अब देखते हैं, दिल्ली की जनता की परीक्षा है कि वो पिछले 3 चुनावों की तरह बिजली पानी पर फिसल जाती है या संविधान पर और मोहब्बत की दुकान पर अटक जाती है कि नहीं, मोहब्बत होगी तो बिजली पानी मिलती रहेगी। जी धन्यवाद आपका। ये भी देखना होगा कि बिजली पानी पर अटकती है या मोहब्बत की दुकान पर, लेकिन बिजली पानी और दिल्ली का हाल जो है वो वास्तव में बेहाल है। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो बताते हैं कि किस तरह से दिल्ली में लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ अजय शुक्ला जी हैं। अजय शुक्ला जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं फिर से। और देखिए, हमारे महाराजा हैं एक, वो पूछ रहे हैं कि राहुल जी काफी कम बोले, दिल्ली करप्शन पर बात नहीं उठाई, दिल्ली के लोगों को विश्वास में नहीं लिया, और कैंडिडेट को राहुल जी ने काफी कम बोला और कैंडिडेट को आगे लाकर वोट की अपील नहीं की। तो देखिए, मैंने उनका भाषण खत्म होते ही वो वीडियो बंद कर दिया था, जो वो सीधे बोल रहे थे, वो रैली बंद कर दी थी। ये काम उसके बाद के होते हैं, मैं नहीं कह सकता वो की या नहीं की, लेकिन वो कोई बहुत मायने नहीं रखती है, अंडरस्टूड है। सर क्या कहेंगे अजय जी, आप कैसा चलेगा दिल्ली का बैटल? मुझे लगता है जो आपके दर्शक हैं उन्हें शायद नेहरू के बारे में ज्ञान नहीं है। नेहरू सामान्य तौर पे कभी भी किसी भी प्रत्याशी का नाम नहीं लेते थे, और नेहरू नेशनल लीडर होने की हैसियत से, इंटरनेशनल लीडर होने की हैसियत से बोलते थे और कहते थे। आज राहुल गांधी भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सिर्फ एक जगह के नहीं है, एक हिस्से के नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो जब भाषण देते हैं तो वो उस बात को भी कह देते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार की भी बात कह दी। मुझे लगता है पता नहीं क्यों उन्हें समझ में नहीं आई इस भाषण में, और उन्होंने अपने उस संक्षिप्त भाषण में, चूंकि ठंड भी है, सारी वो बातें कह दी जो कहनी थी। अब स्पेसिफिक आप ये उठा के कहिए कि सलाम में ये हुआ है, इसमें ये हुआ है, उसमें ये हुआ है, इस तरह की आदत बड़े छोटे टाइप के नेताओं की होती है। मुझे आप आज तक कहीं पर भी राहुल गांधी के या कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर्स का दिखा दीजिए जहां पर इस तरह की उन्होंने भाषण दिया हो, कभी नहीं देता है। प्रियंका गांधी का भी नहीं दिखा सकते, वो तो इतनी बड़ी लीडर नहीं। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं, कभी भी गांधी परिवार के किसी एक शख्स का आप ये नहीं दिखा सकते। वो नीति पर बात करते हैं, बाकी काम करना उनके स्थानीय नेताओं का काम होता है और उसका होता है। ये सदैव से वो एक तरीका अपनाते रहे हैं, और ये एक सद्भाव और सम्मान का तरीका होता है। तो पहले तो इसको समझना होगा। दूसरी बात, याद करिए, आप ही के चैनल पे मैंने कहा था कि अभी देखिएगा कांग्रेस
किस तरह से तेजी पकड़ती है। और तब आपने सवाल भी किया था कि नेशनल लीडर्स नहीं आ रहे हैं, मैंने कहा था वो भी आएंगे। और आज वह आगाज हो गया उस शुभ दिन के साथ। लोहड़ी का दिन था, महत्वपूर्ण है दिल्ली और पंजाब के लिए, स्वाभाविक सी बात है। ऐसे मौके पर उन्होंने यह आगाज किया है। कल से नक्षत्र हो रहे हैं, आज पूर्णिमा थी, तो यदि हिंदू मैथोलॉजी से भी कहें तो दिन बहुत महत्वपूर्ण था। और वैसे सिख धर्म के हिसाब से भी देखें, पंजाब के हिसाब से भी देखें तो यह है। और जो लोग भूगोल को जानते हैं उन्हें पता है कि देश के आजादी के पहले तक दिल्ली पंजाब का ही हिस्सा होता था, पंजाब तक दिल्ली ही होता था। और दिल्ली के लोग हाईकोर्ट जो होता था उनका लाहौर में हुआ करता था। तो इसलिए यह मैं बताना चाह रहा हूं कि जिससे यह जान लीजिए कि यह दिल्ली असल में पंजाब का हिस्सा होती थी और ये सारा हिस्सा यहां से लेके शिमला और लाहौर तक ये सब पंजाब होता था। बहरहाल आज उन्होंने इस शुभ दिन इसकी शुरुआत की है। और कहा जाता है पंजाबी उसमें कि लोहड़ी में हर शुभ काम के समय में लोहड़ी का एक मायने होता है। तो इत्तेफाक से जब हरी जी मुझे भी फोन कर रहे थे ज्वाइन करने के लिए, मेरे भी कुछ लोग लोहड़ी को ही सेलिब्रेट कर रहे थे तो जबरदस्ती पकड़ ले गए थे। मैं उनसे किसी तरह से कि बस मुझे 5 मिनट का करके मैंने कहा मैं आता हूं 10 मिनट में। तो ये मैं बता रहा हूं कि यह एक पवित्रता और एक ये सोच होती। बहरहाल मैं अब यहां इसलिए कह रहा हूं कि एवरी पॉइंट जिसको हम चाहते थे राहुल गांधी एक बार एड्रेस कर दें, बाकी चीज तो नेता करेंगे, वो विस्तृत बताएंगे। और यदि आप देखिए अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले की शिकायत किसने दी थी? कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी। इसके बाद उनके जो टैंकर माफिया की शिकायत किसने दी थी? कांग्रेस पार्टी ने। उनका जो 3.25 लाख से अधिक झुग्गी वालों को नेस्तनाबूद किया गया दिल्ली में, इसको लेकर के जो प्रोटेस्ट किया था और इसको लेके जो वो दिया था वो कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था प्रत्यावेदन। तो साहब कौन सा मुद्दा ऐसा है जो कांग्रेस ने उसको नहीं उठाया है? कांग्रेस ने जो जो मुद्दे उठाए वही मुद्दे तो खड़े हैं। हाँ, अब इस देश का गोदी मीडिया और इस देश का दूसरा जो मीडिया है जिसे हम आज बैठे हुए हैं तमाम सोशल मीडिया के थ्रू, इन पर एक पे मोदी ने कब्जा कर रखा है, एक पर अरविंद केजरीवाल ने कब्जा कर रखा है। और तमाम आप यूट्यूब चैनल्स खोल के देख लीजिएगा, उनमें पंजाब सरकार के विज्ञापन चल रहे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा खेल क्या है। क्यों नहीं तमाम सारे लोग तो कोई सच दिखाने को तो तैयार हो। कांग्रेस पार्टी ने देवेंद्र यादव के नेतृत्व में पूरे 1 महीने दिल्ली के पैदल चल के एक एक गली को नाप दिया। किस अखबार ने उसे दिखाया? और ये नहीं कि एक आदमी चलता था या 10 आदमी चलते थे, 1000 से ऊपर रोज चलते थे और रोजाना कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति आता था। तो यह कहा जा रहा है कि यह स्थिति हुई और इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि जब वो छाप नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से उसकी जो स्थिति आपको कैसे पता चलेगी। हमारे एक जो है दर्शक जब कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, वो 10% में सवर्ण नहीं आते। सवर्ण कहेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये सब मिला करके करीब 25% बनते। और राहुल गांधी जो बात करते हैं वो बात करते हैं 90% की। उस 10% में ये सवर्ण आते नहीं है। हम इत्तेफाक से यहां 4 ब्राह्मण बैठे हुए, हम उस 10% में नहीं आते। हमारी किसी की औकात नहीं है उस 10% में आने की। तो यह जान लीजिए
हम लोग भी उसी 90% में हैं जिसकी राहुल गांधी बात करते हैं। तो इसलिए गलतफहमी फैलाने की स्थिति नहीं है और न ये कहने की जरूरत है। ये जो बाकी का है ये हम ही लोग हैं, वो जो 15% जिनके पास में कुछ बहुत नहीं है, सिंपल किसी तरह अपनी इज्जत बचा के जी रहे हैं बस। तो ये आप समझ लीजिए। और जो 10% वाले हैं वो इस देश को टैक्स नहीं देते हैं। ये 90% वाले ही देश चलाते हैं, लेकिन इन्हें मिलता कुछ नहीं है, चला वहां जाता है। इसलिए ये जो बांटने का क्रम है वो मत कीजिए प्लीज। यही बात राहुल गांधी ने कही, हमें कोई वोट देता है या नहीं देता है, हम इसकी बात चिंता नहीं करते हैं। कहीं कोई पीड़ा में होता है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात ये, और इसका उदाहरण सबसे बड़ा हाथरस है। इसका उदाहरण सबसे बड़ा वो सीटें हैं जहां पर आप जाइएगा, प्रियंका गांधी कहीं गई, राहुल गांधी कहीं गए या कोई और गया, और वहां कांग्रेस को नहीं वो मिल गया। लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए थे, कांग्रेस पार्टी ने अपने तत्कालीन मुख्यमंत्रियों से उन सब को 1-1 करोड़ रुपया दिलवाया था। वहां कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस को वोट नहीं मिला है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कांग्रेस वोट के लिए नहीं करती है। कांग्रेस असल में इस देश का एक आंदोलन है, इसलिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा। 1885 में जब कांग्रेस बनी, बनने के पहले, ऑर्गेनाइज रूप से बनने के पहले कांग्रेस ने लड़ाई शुरू कर दी थी, और किसानों की पहले लड़ाई यही थी। इसलिए लोगों को यह समझने की जरूरत है। तो इसलिए कांग्रेस अपने काम को वही कर रही है जो उसने 1885 में सोचा था, जो उसने 1947 में सोचा था, जो उसने 1925 में सोचा था। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कांग्रेस 140 साल से वही कर रही है जो उसका फर्ज है और जो उसे करना चाहिए। जी शुक्रिया आपका अजय जी। मैं आता हूं मुकुल जी के पास में। मुकुल जी ने मेरी आवाज सुनते ही, मां भी नहीं निकला, अनम्यूट कर लिया अपना। शुक्रिया आपका। सर, ऐसा है कि कांग्रेस ने इस बार आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं। कालका जी में सीएम आतिशी के मुकाबले महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को टिकट दिया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुकाबले पूर्व महापौर फरहाद सूरी को मौका दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही मालवीय नगर से जितेंद्र कोचर जीतू, बादली से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, उत्तर नगर से पूर्व विधायक मुकेश शर्मा, सुल्तानपुर से पूर्व विधायक जय किशन, यानी उन्होंने जितने कद्दावर नेता थे उन सबको चुनाव मैदान में उतार दिया है। क्या कांग्रेस अब लड़ती हुई दिखाई दे रही है? आज राहुल गांधी की भाषण को भी आपने सुना, बहुत महीन तरीके से उन्होंने हमले किए हैं और साफ साफ किए हैं, कोई चोरी छिपे नहीं की। तो एक तरफ मजबूत कैंडिडेट्स का चुनाव, दूसरी तरफ कांग्रेस का आक्रमण, तीसरी तरफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, वायदे जो नहीं पूरे हुए या जो दुर्दशा हुई वो सामने है। और बीजेपी के बारे में कहना ही क्या, उनकी भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। तो ऐसे में कांग्रेस आपको किस मुकाम पर जाती हुई नजर आती है? मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है या नहीं हुआ है अभी आपकी नजर में? सभी दर्शकों और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए जोशी जी, मैंने कल भी आपसे बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि सबसे पहले, चूंकि इधर भी इस दिल्ली का हम लोग चर्चा नहीं कर रहे थे, आपने शुरुआत की जब से 3-4 दिन से, उससे पहले आपने, जबकि मैं नहीं था, अजय जी ने जब उस दिन कहा कि ये लोग पहले से ही वहां रैली निकल रही है, और वहां पे मैंने कंफर्म किया, और उस बात में दम था कि एक जिसे कहते हैं कि जनता की नब्ज को पकड़ने के लिए कई ऐसे जो महत्वपूर्ण सीटें थी जिनका जिक्र मैंने कल भी किया था,
कि 25 से 26 ऐसी सीटें थी जिसपे प्रत्याशियों को घोषित करके और उनको कह दिया गया था आप डोर टू डोर जाइए और अपनी कन्विंसिंग करिए। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि कोई पार्टी पहले आ जाए। और देखिए आम आदमी पार्टी को भी डर है, तभी तो वो अपने जो सिटिंग विधायक है उनकी टिकट काट के नए लोगों को दे रहे हैं। उसमें कई ऐसे उन्होंने कर दिए जिसमें लोग कांग्रेस में भी आए, कांग्रेस के कुछ वहां पे भी गए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जो अपनी रणनीति इस बार दिल्ली के लिए बनाई वो पिछले 2020 और उससे पहले उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बात मुझे बड़ी हंसी आई, जैसे अभी चीजें चल रही थी कि राहुल गांधी ने क्या बोला। तो राहुल गांधी अगर 1 घंटा भाषण देते और लंतरानी करते रहते, वो सही था कि टू द पॉइंट बात बोल के आदमी स्टेज छोड़ देता है, आप हमारे नेता से भी बात करिए, आप हमारे पार्टी से बात करिए। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए 2-3 चीजें उन्होंने जातिगत जनगणना पे बोला, अडानी पे बोला, केजरीवाल पर उन्होंने निशाना साधा। क्यों नहीं साधा है? उन्होंने सबसे पहले जो एक चीज बोली कि अगर किसी हिंदुस्तानी पे कोई हमला होता है जब तक मैं जिंदा हूं, तो चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म का हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी जाति का हो, दलित हो पिछड़ा हो, वहां आपको राहुल गांधी खड़ा मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद बचता क्या है? इस जो ये लाइन थी, और अरविंद केजरीवाल पे उन्होंने बहुत शॉर्ट में बोला। उन्होंने कहा कि कभी भी उन्होंने अडानी के खिलाफ बोला, अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने कहा कि हम देश को व्यापारी के भरोसे नहीं कर सकते और विचारधारा की लड़ाई है ये। अगर लोगों को बीजेपी एक दूसरे के साथ को लड़ाएगी तो जाहिर बात है उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साथ ना आना, वो भी एक तरह से जो बीजेपी के लोग बड़े खुश हैं इस वक्त। लेकिन अगर आज भी अगर स्थिति बनती है तो अगर 15-10, 15-20 सीट पे भी कांग्रेस तरीके से लड़ती है, बाकी सीटों को छोड़ दीजिए जिसपे वो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, वो 25 सीटों का कल एक-एक का नाम बताया था मैंने, तो ये पूरा खेल बिगड़ जाएगा। लोकसभा में सब एक छत के नीचे आएंगे, वो इंडिया गठबंधन कहीं नहीं टूटने वाला। लेकिन यहां पे कांग्रेस बहुत अच्छी चुनौती दे रही है। और मैंने जैसे बोला था कि राहुल गांधी की उस रैली में क्या रेला, भीड़ का रेला जो आएगा उससे पता चलेगा। तो वास्तव में आज रेला आया था और ये चैनल्स भी दिखा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि चैनल्स पे कितने मिनट आए राहुल गांधी। अभी यही मोदी जी का अगर होता या अमित शाह का होता तो कंटिन्यूअस सारी चीजें चलती और लगातार चलती। अजय जी बता चुके हैं कांग्रेस के लगातार ऐड आ रहे हैं। अब तो ऐड ब्रेक में भी याद होगा कि आज तक और इस सब में जितने बड़े चैनल हैं उसमें जो ऐड ब्रेक आता है कि कांग्रेस लौटते के हैं नहीं, मुकुल आपके वही आप, मतलब मैं कह रहा हूं कि आप पार्टी के जो वहां के क्या नाम है पंजाब के ऐड हैं वो आ रहे हैं कि मुझे मैं अगर यहाँ एडमिशन उन्होंने पैसा ना दिया होता तो मुझे एडमिशन ना मिलता, मैं एआई ना कर पाता, मैं ये ना कर पाता, तो सारे ऐड हैं। और वहीं पे बीजेपी क्या कर रही है कि अब ऐड को वो ब्रेक के इसमें दिखा रही है कि कोई बीजेपी के, खासकर ज्यादातर बीजेपी के हैं, बीजेपी के लोग जो ऐड चल रहे हैं वो खबरों को उस ऐड में लाके दिखा रहे हैं और उसमें लिखा रहता है लौटते हैं 2 मिनट बाद। तो ये जो एक नया चल रहा है सिस्टम, ये सिस्टम सिर्फ चुनाव आयोग को की आंख में धूल झोंकने का है। 31, 24, 18 एक सांसद के घर मैं भी गया हूं, हमारे में से सभी लोग गए होंगे, जो इनके सरकारी निवास होते हैं उन सब में कितने भाई आप 5 कुक रख लोगे, आप 4 आदमी क्या पैर दबाना हाथ दबाना, कितने 18 आदमी मायने रखते हैं। आप बंगले के बाहर जो दरबान को तो आप जोड़ नहीं सकते क्योंकि वो सीआईएसएफ या अन्य किसी उसके दल उसके होते हैं फोर्स के। आप जब अंदर जाओगे तो कितने 18 आदमी कहां से आपके, और उस मकान में तो उतनी जगह भी नहीं होती कि 18 लोग रह सके, या तो कमरे में आप बिछा के सुलाइए। तो ये देखिए जो वोट का एक चीज है, ये एक खतरा है लोकतंत्र के लिए। और जिस तरह से ये चीजें हुई हैं, 5% वोट बढ़ना लोकसभा में और विधानसभा में भी 4-5-6 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, वहां का जो वोट का मतलब आप ये समझिए जनसंख्या वहां की जो उसकी बताया जा रहा है कि वोटर काउंट जो था वो कितना था, कितने तब कम हुए और यहाँ पे बढ़े। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि 5-7% कैसे बढ़ जाते हैं अचानक से। जब आपको लगता है कि हम जीत रहे हैं
तो आप कुछ नहीं करते। महिलाएं वोटर कम हो गई लोकसभा में, और यहां पे 7% ज्यादा बढ़ गई विधानसभा में। वहां पे 5% अब की बार विधानसभा इलेक्शन दिल्ली में लोकसभा के बनिस्बत 5% पुरुष मतदाता बढ़ गए। 5% मायने रखता है भाई। हालांकि अभी उन्होंने चुनाव में लिस्ट जारी नहीं की है, वो फाइनल लिस्ट आएगी, लेकिन अगर ये खारिज होती है, क्योंकि एक एक आदमी का पूरा ब्यौरा किया जाएगा, आपके यहाँ रसोईया कितने हैं, क्या है, कौन आदमी वहां रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ये चीजें, और 6 महीने में इतनी बड़ी संख्या लोगों के पास आ जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक जांच का विषय है। और सारा चुनाव आज की डेट में विश्वास मानिए दिल्ली की जनता जो है वो दोनों से पकी हुई है, उनके कारनामों से, इनके कारनामों से। ऐसे में ऑप्शन क्या है, ये दिल्ली की जनता के विवेक पर निर्भर करेगा। बाकी चीजें तो हम लोग 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब चर्चा करेंगे। जी जोशी जी, शुक्रिया आपका। मैं दुबे जी आपके पास आता हूं। देखिए, कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली नवंबर दिसंबर में, सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में न्याय यात्रा निकालकर अपने पक्ष में और आप पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कवायद की। और आपने देखा होगा कि केजरीवाल के कैरिकेचर वाले शराब की बोतल नुमा गुब्बारे, एलईडी स्क्रीन पर सरकार की चार्जशीट लाइव दिखाई जाती थी। उस न्याय यात्रा में आक्रामक थी कांग्रेस। और आज राहुल गांधी के तेवर भी नर्म नहीं है। राहुल गांधी के तेवरों से आपको क्या उम्मीद है? क्या किस तरीके से ये चुनाव में परिवर्तन करेंगे? जी देखिए, दिल्ली में तो चुनाव ही बिल्कुल आक्रामक ढंग का है। केजरीवाल भी बोलते हैं तो सीधे अटैक करते हैं। भाजपा के लोग बोलते हैं, और भाजपा के लोग क्या, स्वयं प्रधानमंत्री जी जब रैली करते हैं तो वो जो बताते हैं कि आपदा इस दिल्ली पर आ गई है, और अन्ना साहब का नाम लेते हैं। सुना शायद अन्ना भी कहीं प्रचार प्रचार में है, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अजय जी बताएंगे, उनको ज्यादा आइडिया रहता है। लेकिन वहां तो डायरेक्ट हिट की ही पॉलिटिक्स ही है। वहां तो मतलब अगर आप अटैक नहीं करेंगे तो फिर आगे बात बनेगी नहीं। और दिल्ली वालों के पास ये बात ठीक आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल से भी भले जिनको सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो उनको समझ में तो आ ही रहा कि यार ये लोग जो कहते थे वो नहीं निकले। और बीजेपी का तो साफ है कि वो कहते भी नहीं, वो तो आज से क्या पिछले 10-11 साल से कह रहे हैं भाई हमारे पास एक कमल है, उस कमल से हम जब चाहते हैं तो सरकारें बनाते बिगाड़ते हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये अभी चुनाव और नजदीक आए तो बीजेपी कोई नेता कह दे कि भाई वोट किसी को भी मिलेगा लेकिन सरकार हमारी बनेगी। और ये देखिए, आज की बात है, ये लोगों का बात करने का तरीका। उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा, और वो जब ये कहते रहे कि भाई वोट जीतेगा कौन है पता नहीं, सरकार हम बनाएंगे, तो मुझे लगता था ये बड़ी मूर्खता की बात कर रहे हैं। आज समझ में आया कि पहले से ही इनके दिमाग में था कि पहले कोशिश करो चुनाव जीत जाओ, अगर हार जाओ तो जीती हुई सरकार को हरा करके उसको टॉपल करके अपनी सरकार बना लो। ये इन्होंने एक नीति बनाई थी, उसी पर पिछले 11 साल से यहाँ चल रहे हैं। अभी जैसे केजरीवाल पर अटैक किया राहुल गांधी ने, और अच्छा अटैक किया, क्योंकि भाई मेन कंटेंडर तो ही, असली लड़ाई तो केजरीवाल से ही है ना। केजरीवाल शायद न समझ पाए पूरी तरह से। जब न्याय यात्रा जो हुई उन्हीं के खिलाफ मुख्यतः कांग्रेसियों ने कहा। ये बात अलग है कि मीडिया का सपोर्ट नहीं मिलता। मीडिया क्या है भाई, वो धंधेबाज लोगों का एक गैंग है, जो पैसा देता है उसकी खबर दिखा देते हैं। तो भाई पैसा बीजेपी भी देती है, पैसा आम आदमी भी देती है। आम आदमी के पास भी 2 सरकारें हैं। दिल्ली में तो चलिए उनके ऊपर एलडी साहब बैठे हुए हैं, पंजाब में तो मान साहब हैं, आप जो चाहिए। और
वो विज्ञापन के नाम पर सरकार का पैसा, सरकारों का पैसा, हम कहते हैं पार्टियां इतना लुटाती हैं कि अब पंजाब की सरकार में क्या हुआ, ये लखनऊ के एडिशन में छापने का क्या मतलब है? भाई दिल्ली हो उसमें तो ठीक है, बॉर्डरिंग स्टेट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर किसी अखबार के संस्करण में विज्ञापन छप रहा, ठीक है। लखनऊ संस्करण में अगर छप रहा है पंजाब साहब, मान साहब, और लगातार छप रहे हैं, तो जाहिर है घूस दी जा रही है कि भाई हमारी भी खबर छापो। और इसमें हम अरविंद केजरीवाल के साथ, क्योंकि अगर आपको बीजेपी से लड़ना है तो फिर उनके हथकंडे सीखने पड़ेंगे। और इस बात को हम सब लोग मानेंगे कि बीजेपी के स्टाइल में और केजरीवाल के स्टाइल में कोई अंतर नहीं है। दोनों ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पुलिंग सबके एक्सपर्ट हैं और दोनों एक ही ढंग से। और दिल्ली के पत्रकार, दिल्ली का मीडिया दोनों को मना भी नहीं कर पाता, वो सब जाते। अभी चर्चा हुई कि साहब यूट्यूब में भी, हाँ तो यूट्यूब में भी गंदगी सिर्फ दिल्ली नहीं, वो हरियाणा के चुनाव भी हमने देखा, महाराष्ट्र के चुनाव भी देखा कि अब कुछ लोग, कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे हो गए हैं जो कहीं ना कहीं से प्रभावित हैं। कुछ डायरेक्ट फायदा ले रहे हैं और कुछ इनडायरेक्ट फायदा ले रहे हैं। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि यूट्यूब पर भी एक गोदी मीडिया पनप रहा है, तेजी से पनप रहा है। लेकिन ये है कि यहाँ उस गोदी के मीडिया के अलावा जो रियल मीडिया है वो इतना काफी कि बात तो पहुंची जाती है। अब आप कोई भी खबर कहीं ना मिले, लेकिन आप यूट्यूब देखेंगे तो 10-20 प्लेटफॉर्म ऐसे होंगे जिसमें एक प्लेटफॉर्म जो सीरी आपका भी है, जहां आपको खबर मिल जाती है। ये तो हमारे और आपके लिए भी संकट है। अभी आप क्या हो, फिर अभी मैं द नागरिक में रहूंगा, 10-10 बज जाते हैं। फिर 1 घंटा मुझे यूट्यूब पर इसलिए आंखें फोड़नी पड़ती कि अगर वो नहीं करेंगे तो हमें खबर कहाँ से मिलेगी। अखबार में छपती नहीं, टीवी मीडिया दिखाता नहीं, लेकिन अब हमको तो पत्रकारिता करनी, तो हमें जो अपने को अपडेट रखने के लिए यूट्यूब पर ही सहारा है, वैकल्पिक मीडिया का सहारा है, सोशल मीडिया का सहारा है। तो हम इसलिए उससे बहुत चिंतित नहीं। कुछ लोग होंगे, और वो कोई भी आप दुनिया बना लें, कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, मीर जाफर और वीरभद्र, हर उसमें होंगे, हर बिजनेस में होंगे। जैसे उद्योगपतियों की बात होती, बहुत लोग बहुत देश प्रेमी हैं, कुछ लोग सिर्फ धंधा कर रखते। अपने अडानी जी हैं, वो अपना सरकार का मैक्सिमम दुरुपयोग के प्रतीक है कि कैसे सरकार का इस्तेमाल होता है। ये मैं दुनिया में पहली बार देखा, इंडिया में कम से कम हो रहा है। मान लीजिए एलन मस्क ट्रम्प साहब के बड़े खास है, लेकिन ऐसा नहीं कि एलन मस्क को ठेका दे दिया गया कि जाओ तुम मंगल पर ग्रह पर बना लेना बस्ती। अलग टेक्नोलॉजी है। उनको स्टेट सैटेलाइट भेजने में कोई ऐसा नहीं किया गया कि वो फोन कर दिया गया आकाश में बैठे तारों को कि भाई देखो ये आ रहे हैं अपने एलन मस्क साहब, यहाँ सैटेलाइट लग जाने देना है। सरकार के से निकटता से आपके काम आसान होते हैं, लेकिन सिर्फ सरकार के बदौलत जो भी उद्योग घराने बढ़ते हैं उनकी आयु कम होती है। ऐसे मैंने बहुत घराने पिछले सालों में कांग्रेस के समय भी बढ़ते देखे हैं, जो कि ज्यादा चले नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट है, वैसे ही जैसे मीडिया में भी चाहे जितना उछल कूद मचाइए, लेकिन लोगों को पता रहता कि भाई किस चैनल पर क्या सही बात हो रही, क्या नहीं हो रही। मुझे लग रहा कि आज की राहुल गांधी की मीटिंग के बाद, रैली के बाद, एक बात बिल्कुल तय हो गई कि त्रिकोणात्मक संघर्ष है और जम के है। ऐसा नहीं कि हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे कि शायद प्रेजेंस बनाने की कोशिश नहीं। जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो ये करके देंगे,
अब ये बात ठीक है, अगर दिल्ली के लोग उनको सरकार बनाने का मौका देंगे तो ठीक है, वरना राहुल गांधी को मैं लगातार कहते हैं कि वो पॉलिटिशियन कम और पॉलिटिकल फिलोसफर ज्यादा है, तो अपनी फिलॉसफी पे चलते रहेंगे और उम्र उनके साथ है, इसलिए उनको कोई बहुत हड़बड़ाहट नहीं है कि सत्ता आ जाए और हम फिर कुछ करिश्मा कर दें। वो बगैर सत्ता में रहकर भी इस ढंग के करिश्मे करते रहते हैं। जैसे संविधान की एक बात जो उठाई, लोग वर्षों से नहीं उठा रहे थे, मोहब्बत की दुकान यात्रा, उसके बाद दूसरी यात्रा की, और जो मेरी जानकारी है कि शायद इन चुनावों के बाद तीसरी यात्रा की भी तैयारी है। तो ठीक है, वो पूरे हिंदुस्तान को मत कर जगह जगह संदेश फैलाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश में सभी वर्गों की पार्टी है, और अगर सब वर्गों का कल्याण चाहिए तो फिर कांग्रेस का शासन होना चाहिए। बाकी केजरीवाल जी अपना लगे हैं, तो वो एक लड़ाई तो है, केजरीवाल वर्सेस मोदी। दिल्ली मोदी लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा, तो ये तय करेगी जनता कि इन दोनों में कौन ज्यादा झूठ बोल लेता है, कौन कितने दांव दे लेता है, कौन कितना चीट कर सकता है। और अभी चुनाव आयोग की चर्चा हो रही थी कि चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंक करना, चुनाव आयोग की कृपा से ही सब हो रहा है। वो जो वोट बढ़वाने का खेल बगैर चुनाव आयोग को थोड़ी। और अब तो यहाँ तक हो गया कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जिन लोगों ने हरियाणा में रिकाउंटिंग के उसके लिए पैसा जमा किया, उनके पता चला कि ईवीएम खोली और डेटा ही डिलीट कर दिया। तो ये जो नंगनाच, एक्चुअली नंगनाच इस समय चुनाव आयोग का हो रहा है, और देखना ये पड़ेगा कि क्या दिल्ली की जनता इस नंगनाच को समझ रही है। आप चाहे 10,000 वोट बढ़वा लीजिए, चाहे 15,000 वोट, अगर जनता को एक बार बात समझ में आ गई कि यार ये राजीव कुमार तो बिल्कुल नंगे पे उतारू, तो फिर कोई 85% वोट थोड़ी काउंट करा देंगे राजीव कुमार, 10-15। और अभी ये भी देखते हैं कि कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है राजीव कुमार चाहे जितने आप लोग ऑब्जेक्शन करें, वो कर जरूर देंगे। देखिए बेशरम आदमी है। एक फिल्म का डायलॉग था कि नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, तो पूरे नंगे हैं। अब आप उनके ऊपर चाहे जितने घड़ा पानी डाल दीजिए, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी नंगाई करेंगे। जी जी, देखिए हम इस बात को एक्सक्लूड करके चलते हैं अपनी बहस में कि चुनाव आयोग क्या नंगा नाच करेगा। अजय जी अगर इस पर कोई कमेंट करना चाहें तो मैं उनसे आग्रह करूंगा करें। और दूसरा एक सवाल है कि राहुल गांधी ने आज सीलमपुर को चुना है। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि वो पहली सभा कहीं और से भी कर सकते थे। सीलमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है और वहां पर 2 बार से वो आम आदमी पार्टी के पास सीट चली गई है। इस बार एक काम और हुआ है कि वो प्रत्याशी जो तक कांग्रेस का था वो आम आदमी पार्टी ने तोड़ लिया है और आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी कांग्रेस में चला आया है, तो मतलब क्रॉस है। तो सीलमपुर क्यों चुना? जी जी जोशी जी, एक बात कह दूं, अब मैं दूसरे चैनल पर जाना है मुझे जी। अगर आप ये कहते हो कि हम चुनाव आयोग को एक्सक्लूड करके बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो मुद्दे हैं वो पूरे हम कवर नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग का बिहेवियर, चुनाव आयोग द्वारा जिस ढंग से वोट घटाने और बढ़ाने का काम किया जा रहा है, अगर उस पर चर्चा नहीं होगी तो इसका मतलब यही कि प्रत्यक्ष रूप से हम चुनाव आयोग को हरी झंडी दे रहे कि भाई ठीक है, तू जो चाहे करता रहे, हम उस पर डिस्कशन भी नहीं करेंगे, फिर जब हमारे वोट छिन जाएंगे तो देखा जाएगा। आई डिसएग्री टू इट। जी जी अजय जी। और बली अंसारी जी हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पूरे भारत में अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है क्या? उनका सवाल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये तो इसका जवाब तो कांग्रेस हाईकमान दे सकता है, मैं इस पे बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं।
मैं चूंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही बात करूंगा, जैसा सुरेंद्र भैया ने कहा, मैं उसी पे एक चीज आता हूं। चुनाव आयोग की मैंने हर बार एक चीज कही है, मैं ईवीएम को लेकर के कभी कोई सवाल नहीं उठाता रहा, और बार बार हुआ है, मैंने आपने देखा है, मैंने उस पर सवाल नहीं उठाए। लेकिन मैंने कभी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए तमाम जो मशीनरी है, उस मशीनरी को मैंने कभी छोड़ा नहीं है। मेरा मानना है चुनावी मशीनरी हल्की फुल्की गड़बड़ सदैव होती रही, लेकिन आज वो पूरी तरह करेक्ट है, आज ये पूरी तरह बायस्ड है। यह पहली बार हो रहा है, और यह नरेंद्र मोदी सरकार की, आप अच्छाई बुराई जो भी कहें वो है। तो पहली बात तो ये कि इस पर मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से पूरी चुनावी मशीनरी आज करप्ट है। तो आज चुनाव सिर्फ जनता के बीच जाके नहीं लड़ना है, आज आपको चुनावी मशीनरी से भी लड़ना है, और उस मशीनरी में मुख्य चुनाव आयुक्त से लेके तमाम सारे आ जाते हैं। आपको अब उस अदालत से भी लड़ना है जो अदालत से आप इंसाफ की उम्मीद करते थे। आज आपको उन बड़े बुजुर्गों से भी लड़ना है जिनसे आप उम्मीद करते थे आपको वो सही बताएंगे, आपको गलत करने पर आपका कान पकड़ लेंगे। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में सारी स्थितियां बहुत खराब हैं। इन सब से लड़ते हुए पूंजीपतियों का बड़ा गैंग आपके खिलाफ काम कर रहा है, उससे भी आपको लड़ना है। तो किस्सा यहीं आ जाता है। अब मैं, चूंकि हमारे किसी साथी ने सवाल किया था, तो मैं उस सवाल को खोजने के लिए जिस दौरान दुबे जी बोल रहे थे, मैं राहुल गांधी जी का उस पूरे प्रोग्राम का वो देख रहा था। जस्ट राहुल गांधी जी के बोलने के पहले वहां के प्रत्याशी को बोलने के लिए बुलाया गया था मंच पर, राहुल जी की उपस्थिति में। तो पहली बात यह समझ लीजिए कि वो स्वाभाविक सी बात है, उस समय बुलाया गया है कह के कि हमारे प्रत्याशी बोलेंगे। सामान्य तौर पे जब राहुल जी या कोई भी मुख्य अतिथि आ जाता है तो उनको बोलने का वो नहीं दिया जाता है, एक औपचारिकता करके सीधे शुरू होता है। यहां उसे बोलने का मौका दिया और उन्होंने बोला है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल जी ने जब भाषण शुरू किया है तो हमारे प्रत्याशी करके उनका भी वो किया है। तो यानी ये बात जो कह रहे हैं कि प्रत्याशी का नहीं लिया, तो यह गलत होगा। तीसरी चीज, सीलमपुर वही जगह है जहां यमुना पार में जिस समय तमाम सारी घटनाएं हो रही थी और वो दर्द से करा रहा था, तब न कहीं नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे और न कहीं अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे थे। वो लोग खुद को ठगा हुआ पा रहे थे, वह इलाका है। तो राहुल गांधी ने वह संदेश दिया है, और राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए संविधान के पहले पन्ने का जिक्र करते हुए एक बात कही कि यह देश किसी का नहीं है, यह देश सबका है। और उन्होंने सबका में जिक्र किया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी जातियों का। और उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी जिंदा है तब तक उन पर जब भी आक्रमण होगा तो राहुल गांधी खड़ा दिखाई देगा। यानी अब इससे बड़ी बात और क्या कही जा सकती थी, इस अंदाज में राहुल गांधी ने कह दिया। इससे बड़े शब्द नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है आज का जो पहला आगाज है वो बड़ा सकारात्मक है, कहीं पर भी वो नकारात्मक नहीं है, और संदेश दे रहा है कि हम फिर से उस दिल्ली की तरफ लौट रहे हैं, वो दिल्ली जो शीला दीक्षित के समय की दिल्ली होती थी, और जिन्होंने ठग लिया, जो भ्रष्टाचार की बात करते थे और चीजों की बात करते थे, उन सब को आपने देख लिया। तो यह संदेश भी दे दिया है
तो मुझे लगता है अपने 23 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने वो सब कह दिया जो नरेंद्र मोदी अपने 45 मिनट के भाषण में नहीं कह पाए थे। यानी करीब करीब डबल राहुल गांधी से बोल के भी वो संदेश नहीं दे पाए। वो सिर्फ गालियां दे सकते थे कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, तमाम नेताओं को, चीजों को। वो अपनी उपलब्धि नहीं बता सकते थे। राहुल गांधी ने शीला दीक्षित का नाम लेकर के अपनी उपलब्धि भी बता दी और यह भी बता दिया कि हम सब के लिए करने वाले, हम किसी विशेष के लिए करने वाले नहीं, हम पूंजीपतियों के लिए करने वाले नहीं। तो यह अपने आप में बड़ा संदेश था। जी।